Hello, hi, namaste. My name is Ashima Gupta, and today we are going to start lecture number 11 of coordination compounds, and this is going to be the last lecture of coordination compounds. So आज की क्लास में बेटा हम रिमेनिंग टॉपिक्स करेंगे जो थोड़े बहुत छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं. सो आज की क्लास में हम कवर करेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स कि क्या होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, और लास्ट में करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. PYQs के लिए एक नया सेशन, एक अलग सेशन रखेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी सेपरेट. सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. देखो नाम में ही कुछ मतलब छुपा हुआ है. ऑर्गेनो और मेटालिक यानी एक ऑर्गेनिक चीज होगी और मेटल होगा, तो मेटल का किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ बॉन्ड बन रहा होगा. सो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हम क्या डिफाइन करते हैं? कंपाउंड्स which contain at least one metal carbon bond are called as organometallic compounds. सो बेसिकली बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या डिफाइन करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. अब अगर ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन का बॉन्ड मेटल के साथ बना हुआ हो तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बुलाते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. क्योंकि हम ये बोलते हैं कि कार्बन जो होता है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना कैसा बनाना बॉन्ड को मतलब जो बॉन्ड बनाते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. व्हेन मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन. और जो आपका मेटल खुद होता है उसके बीच में मेटल मेटल का बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है. बट ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बन और मेटल का जब बॉन्ड बन जाए तो जो नया कंपाउंड बनता है दैट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. इनमें काफी रिसर्च चलता रहता है क्योंकि एक अलग कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स हो जाते हैं कि हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को मिक्स कर दिया. सो यहाँ पर ये चीज हो रही होती है. सो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा तो ऑफकोर्स हो ही सकता है, बट एटलीस्ट एक कार्बन और मेटल का बॉन्ड अगर प्रेजेंट है देन दोस कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज योर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. सो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट करा था, जाइस. सो जाइस इन 1830 prepared the first organometallic compound. So he prepared the first organometallic compound by the action of ethylene. इथाइलिन भी बोलते हैं कुछ लोग, इथीन बेसिकली C2H4. तो जब इथाइलिन का एक्शन कराया गया ऑन aqueous solution of potassium chloroplatinate टू, तो एक कंपाउंड बना जिसको हम जाइस सॉल्ट भी बोलते हैं, उसको अभी मैं बाद में पढ़ाऊंगी. सो जाइस ने सबसे पहला अटेम्प्ट करा था. ही वाज सक्सेसफुल इन प्रिपेयरिंग द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. और उन्होंने ये कंपाउंड कैसे बनाया था? इथलीन का एक्शन यानी रिएक्शन कराया बेसिकली इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ और विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोरोप्लैटिनेट 2. प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 2 था. फिर जो रिजल्टेंट कंपाउंड हमारा बना दैट वाज योर जाइस सॉल्ट, जिसको हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे. ठीक है. सो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बेटा 3 में क्लासिफाई होते हैं कि मेटल और जो कार्बन का बॉन्ड है वो किस तरह का बन रहा है, उसी कैटेगरी पे हम क्लासिफाई करेंगे. सो हमारे पास 3 तरह के टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. अब ऐसे ही हमने बेटा लीगेंड्स को भी क्लासिफाई करा था, उसी हिसाब से यहाँ पर भी है.
कार्बन मेटल के साथ या तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, या सिग्मा और पाई दोनों होगा, या सिर्फ पाई इन्वॉल्व होगा। सो यहाँ पर हम पहला जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का टाइप कर रहे हैं, दैट इज सिग्मा बॉन्डेड organometallic compounds। सिग्मा बॉन्डेड organometallic compounds, यानी इनके अंदर these compounds contain, यार इसमें लिख देते हैं, in these compounds carbon and metal are bonded by a sigma bond। सो बेसिकली क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बन होती है वो आपका लिगेंड की तरह बिहेव करती है, वो मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही होगी। तो उस टाइम पर बेटा कार्बन और मेटल में अगर डोनेशन करने पर जो सिग्मा बॉन्ड बना, अगर लोन पेयर सिग्मा ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट था और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कार्बन और मेटल के बीच में, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज योर सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स या फिर सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल देती हूं मैं आपको, ये तो बहुत पॉपुलर है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, RMgX। सो यहाँ पे R कोई अल्काइल ग्रुप होता है, जैसे मान लो मैंने लिया CH3MgBr। सो यहाँ पे कार्बन और मेटल में जो बॉन्ड होता है वो आपका कैसा बॉन्ड होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड होता है। इसके अलावा डाई एल्काइल जिंक हो गया, ये आपका फ्रैंकलिन रिएक्शन में यूज होता है, ऑर्गेनिक में पढ़ लोगे अगर अभी नहीं पढ़ा, ठीक है। सो दिस इज यूज्ड इन फ्रैंकलिन रिएक्शन, डाई एल्काइल जिंक। इसी में अगर मुझे फर्दर एग्जांपल देना हो तो जैसे कि CH3 होल ट्वाइस Zn। सो यहाँ पे जिंक और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। और एग्जांपल सोचिए यार, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हमने कहीं ना कहीं फॉर्मूले जरूर पढ़े होते हैं, बस हमें क्लिक नहीं कर पाता कि अच्छा ये सिग्मा बॉन्डेड होगा। एक और एग्जांपल देती हूं आपको मैं, CH3 होल 4 SN, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, टेट्रा मिथाइल टिन। ऐसे ही C2H5 होल 4 PB, टेट्रा इथाइल लेड हो गया। Al2CH3 होल 6, जैसे AlCl3 का डाइमर होता है Al2Cl6, ऐसे ही Cl की जगह हमने CH3 लगा दिया 6 बार, सो Al2CH3 होल 6, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये क्लियर है, फटाफट से नोट कर लो यार। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम थोड़ा टाइम दिया करो, वेट फॉर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड में पता नहीं कितना नोट हो जाएगा। चलिए सेकंड करते हैं, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। So in compounds में these compounds involve bonding of metal
मेटल की जो बॉन्डिंग होती है वो या तो बेटा एल्कीन से हो रखी होती है या फिर एल्काइन से हो रखी होती है, ठीक है, या फिर बेंजीन से हो रखी होती है, एंड अदर रिंग कंपाउंड्स। सो यहाँ पे नाम में ही छुपा यार, यहाँ पर पाई बॉन्डेड है, यानी जो भी आपका कार्बन एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, ये लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं। ये मेटल को जब इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होते हैं, मेटल के साथ जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। So here the pi electrons of ligands are involved in bonding with metal. So यहाँ पर जो भी लिगेंड होता है हमारा, उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है वो पाई बॉन्डेड। देखो मेटल और कार्बन का तो बॉन्ड बन रहा है बेटा, बट अब मेटल और कार्बन के बीच में जो लोन पेयर है, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन हो रहा है, वो कौन सा हो रहा है? अगर सिग्मा ऑर्बिटल का हो रहा होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं तो मेटल और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनता है। एक और अभी करेंगे which is sigma bonded, sigma and pi bonded, वहां पे दोनों इन्वॉल्व होते हैं। So here the pi electrons of ligands are involved in bonding with the metal, ठीक है। इसमें हम कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके लिए एक नई स्लाइड यूज करते हैं। लिख लिया था ना, आई होप यहाँ तक तो सबने, 2 ही लाइन्स है, सो आई होप सबने लिख लिया होगा। चलिए, सो सबसे पहला अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ, सो दैट इज ज़ाइसॉल्ट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है KPtCl3 eta2 C2H4। ये ईटा क्या है बेटा, मैं अभी इसको बताऊंगी, हम पूरा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। सेकेंड एग्जाम्पल इज फेरोसिन, eta5 C5H5 का होल ट्वाइस Fe। और तीसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं हम डाई बेंजीन क्रोमियम, ठीक है। यहाँ पर ये जो ईटा वर्ड है, ये ईटा वर्ड बेसिकली डिनोट करता है हैप्टिसिटी, ठीक है, हैप्टिसिटी एक वर्ड होता है। और जो ये नंबर मैंने लिखा है 2, 5, 6, ये बेसिकली डिनोट करता है कि कितनी कार्बन एटम्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रही है। जैसे मैं ज़ाइसॉल्ट बनाकर दिखाती हूँ आपको। सो ज़ाइसॉल्ट में क्या होगा बेटा, K पे प्लस चार्ज होगा और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज होगा, माइनस का चार्ज होगा। सो अगर हम यहाँ पर बनाएं, यहाँ पे प्लैटिनम का अगर ये K प्लस है और माइनस है, तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, X-3। इथीन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, X-3 इज इक्वल टू -1, X कितना आ जाएगा +2। और प्लैटिनम जब +2 होता है तो बेटा कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाता था, ठीक है। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इथीन के, ये बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं आपके। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा माइनस और उसको बैलेंस कौन कर रहा है, आपका K प्लस। सो यहाँ पर आपका जो ये सिंबल है, इस सिंबल को क्या बुलाते हैं, द सिंबल इज कॉल्ड एज ईटा। आपने शायद फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, कुछ जगह हम इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी डिनोट करते हैं। सो यहाँ पर जो ईटा है वो क्या डिनोट कर रहा है, हैप्टिसिटी। क्या बुलाते हैं सिंबल को, हैप्टिसिटी। और यहाँ पर ये जो नंबर है, the number 2, 5 and 6 denote the number of carbon atoms
इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों कार्बन इन्वॉल्व हो रही होती है, इनके बीच का जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो आपके मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं। सो यहाँ पे पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस होता है बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन दी बॉन्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं फेरोसीन की। फेरोसीन पे आ जाता है सवाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से रिंग है और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये चीज बेसिकली क्या है, इसको रफ में समझाते हैं। आपने ये पढ़ा होगा बेटा साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, अगर याद हो 11th के अंदर आप एक चीज पढ़ते थे, हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है। आप कंपाउंड्स को 3 में क्लासिफाई करते थे, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और तीसरा कौन सा होता था, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। सो यहाँ पर इस एनायन को बोलते हैं साइक्लो पेंटाडाइनाइल एनायन, ठीक है। हकल्स रूल के लिए बेसिकली हमें क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है। पहला, द कंपाउंड शुड बी क्लोज चेन, ठीक है, कंपाउंड क्लोज चेन है, ठीक है, कंपाउंड क्लोज चेन होना चाहिए या साइक्लिक होना चाहिए। इसके अलावा कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, ठीक है, या पूरा ही लिख लेते हैं। सो पहला क्राइटेरिया, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। क्या ये एक साइक्लिक या क्लोज्ड कंपाउंड है? हाँ बेटा, क्लोज चेन कंपाउंड साइक्लिक तो है ही। क्या ये कंपाउंड में कॉन्जुगेशन हो रहा है? कॉन्जुगेशन क्या होता है, जैसे पाई सिग्मा पाई, या फिर पाई सिग्मा लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, या पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, या पाई सिग्मा सिर्फ लोन पेयर हो। तो यहाँ पे देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेसिकली जिनसे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। सो इस सिस्टम के अंदर कॉन्जुगेशन भी है। क्या कंपाउंड प्लेनर है? बिल्कुल प्लेनर है। चलिए नेक्स्ट आता है कि क्या यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है? सो यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन्स देखो, एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होंगे, एनायन है। तो यहाँ पर आपके कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस कंपाउंड के अंदर? यू हैव द प्रेजेंस ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2, 2 4 और 2 6, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 1 है। n की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, 4n+2, 4 1 4 +2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ये कंपाउंड जो है वो कैसा है आपका? एरोमैटिक है, एरोमैटिक होगा। इसके अंदर रेजोनेंस भी होगा, तो रेजोनेंस होगा तो मैंने कुछ नहीं करा, ये घूमता रहेगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर निकलेगा, तो पूरी रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रहा था, तो उसके लिए मैंने डॉटेड से रिंग शो कर दी। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर घूम रहा था, तो नेगेटिव चार्ज मैंने सेंटर में डिनोट कर दिया था आफ्टर दी रेजोनेंस। सो यहाँ पर पाई बॉन्ड जो होगा वो हर कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा, है ना। ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर निकलेगा, फिर ये इधर जाएगा, इस तरह से रेजोनेंस घूमता रहेगा। सो यहाँ पर जो ईटा 5 है, वो जो 5 नंबर है, ईटा तो हैप्टिसिटी था, 5 क्या डिनोट कर रहा था? दैट ऑल द 5 कार्बन एटम्स आर इन्वॉल्व्ड। होल ट्वाइस, क्योंकि 5 इधर भी इन्वॉल्व है, 5 इधर भी इन्वॉल्व है। इस रिंग में नेगेटिव चार्ज था, इस रिंग में नेगेटिव चार्ज था, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया बेटा? -2। इसीलिए यहाँ पर आयरन पर कितना चार्ज था? +2। सो फेरोसीन के अंदर 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग होती है जिनके पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ Fe2+ का बॉन्ड बना होता है। चलिए
नेक्स्ट है डाइबेंजीन क्रोमियम, ये तो आप आराम से खुद से बना सकते हो। बेंजीन, बेंजीन के अंदर रेजोनेंस तो आप सबने पढ़ ही रखा है। सो डाइबेंजीन क्रोमियम में क्रोमियम पर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि बेंजीन आपका न्यूट्रल ही होता है। बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रहा होता है, तो उस रिंग को आप ना चाहो तो डॉटेड से शो कर दो या नॉर्मल सर्कल से शो कर दो, वो आपकी मर्जी है। सो यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, और बेंजीन के अंदर भी जो पाई बॉन्ड होता है वो हर कार्बन कार्बन के बीच में बनता है। सो यहाँ पर एक बेंजीन रिंग की 6 कार्बन इन्वॉल्व होती है, इसीलिए ईटा 6 यानी हैप्टिसिटी 6 C6H6 होल ट्वाइस। सो 6 इधर से 6 इधर से इन्वॉल्व हो रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं इन बॉन्डिंग। इतनी चीज क्लियर है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को हम किस में क्लासिफाई करते हैं बेटा? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, जिसके अंदर आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा था? पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। So these three are very 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 important as per the perspective of NEET examination। खासकर फेरोसीन, फेरोसीन का स्ट्रक्चर, फेरोसीन का फॉर्मूला, इन दो पर ही सवाल आ जाते हैं। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटालिक में ही। यह आपको समझाने के लिए था, तो इस वाली स्लाइड को ऊपर करते हैं। ठीक है। सो थर्ड हम कर रहे हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। अब यही हमें डिटेल में पढ़ना है। सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, जहां पे सिग्मा और पाई दोनों तरह की बॉन्डिंग हो रही हो, ठीक है। सो सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है? These compounds involve both sigma and pi character, between metal and carbon of ligand। जो भी हमारा मेटल होता है और जो हमारी लिगेंड की कार्बन होती है, उनके बीच में बेटा दोनों बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा होता है, सिग्मा बॉन्ड का भी और पाई बॉन्ड का भी, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ मेटल विद कार्बन मोनोऑक्साइड, compounds of metal with carbon monoxide, that is metal carbonyls belong to this class। this class का मतलब क्या है? सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। तो जब हमारा मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में जो कंपाउंड्स बनते हैं, उन कंपाउंड्स को हम बेटा मेटल कार्बोनिल्स बोलते हैं, क्योंकि CO जब लिगेंड की तरह काम करता है तो हम उसे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बुला रहे थे। न्यूट्रल लिगेंड होता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और तब हम उसे कार्बोनिल बुलाते हैं। तो जब मेटल और कार्बोनिल के बीच में कंपाउंड्स बनते हैं, देन दोस कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज योर मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल में अभी हम देखेंगे कि किस तरह से सिग्मा और पाई दोनों बॉन्डिंग का कैरेक्टर आ रहा होता है। सो यहाँ पर पहले कुछ इंपॉर्टेंट मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। सो पहला बना रहे हैं NiCO4, FeCO5, CrCO6। मेटल कार्बोनिल है, ठीक है।
Mn2CO10, ये हमने बेटा एक स्पेशल केस करा था अगर याद हो थोड़ा सा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में मैंने कराया था आपको। चलिए पहला बनाते हैं NiCO4। VBT के हिसाब से अगर याद हो तो NiCO4 यूज्ड टू बी अ टेट्राहेड्रल कंपाउंड। सो ये आपका कैसा होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। FeCO5 में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है बेटा, ये वाला जो कंपाउंड होता है इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। CrCO6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इतनी कॉम्प्लेक्स आप कर चुके हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए क्या होती है ज्योमेट्री हमारी, ऑक्टाहेड्रल। सो दिस कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल। Mn2CO10 बेसिकली MnCO5 का डाइमर है, ठीक है। MnCO5 के अंदर अगर आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल लगाओगे सो वहां पर नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं हो रहा होता, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल MnCO5 में आपको फटाफट से EAN रूल लगाकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, Z एटॉमिक नंबर मैग्नीज का 25, यही होता था ना, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। 25 ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 होगा मेटल कार्बोनिल में, प्लस 2 इंटू 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 25 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ये 5 इतना अजीब बन रहा है। सो 25 प्लस 10 विल गिव यू 35। ये बेचारे पे बस एक इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नोबल गैस क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे, तो MnCO5 क्या करता है, डाइमराइज कर लेता है, एक और MnCO5 के साथ कंबाइन करता है, मैग्नीज मैग्नीज में मेटालिक बॉन्ड बन जाता है, मैग्नीज मैग्नीज में। और हम आपको याद होगा उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन आपको प्लस कराया था क्योंकि वो मैग्नीज से शेयर करके ले रहा होता है, एंड देन इट अटेन्स द स्टेबिलिटी एंड देन इट अटेन्स द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो अगर हम Mn2CO10 का स्ट्रक्चर बनाए तो देखो ये एक मैग्नीज, CO 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 और CO, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल से कितना आया था बेटा, 35 आ रहा है, थोड़ा पास ही रखते हैं। एक और मैग्नीज, ठीक है, इसमें भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 आएगा। ये क्या करते हैं, एक दूसरे का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से 35 प्लस 1 36 दोनों नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं CO2 CO8। CO छोटा वाला मतलब कैपिटल C स्मॉल ओ इज कोबाल्ट, कैपिटल C कैपिटल O इज बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो मैं इसी तरीके से दिखा रही हूं। CO कोबाल्ट हो गया आपका, दो, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, 4, 5 और 6, ठीक है, 2 हमारी ब्रिजिंग में होती है, 7 और 8, और कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में बॉन्ड होता है। सो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यार आपको, क्योंकि ये स्ट्रक्चर देखो एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखे हैं मेटल कार्बोनिल्स के। सो दी स्ट्रक्चर्स आर इंपॉर्टेंट। पीछे बेटा एक पॉइंट और ऐड कर लेना, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल in metal carbonyls, the oxidation state of metal in metal carbonyls is 0। जनरली आपका मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, एक आध कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें कुछ और आ जाए तो आ जाए, जिससे VCO6 माइनस में आ जाता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मेटल कार्बोनिल्स में मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 ही होता है।
इन सब में अगर आप निकालोगे NiCO4 में निकल का 0, आयरन का 0, क्रोमियम का 0, मैग्नीज का 0, कोबाल्ट का 0। सो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। यहां तक क्लियर है? चलिए, सो अभी तक हमने ये कहानी पढ़ी है कि भाई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स 3 में क्लासिफाई हैं, सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। सिग्मा बॉन्डेड में कार्बन और मेटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड था, पाई बॉन्डेड में पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे थे, सिग्मा एंड पाई में दोनों इन्वॉल्व हो रहा होगा। सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल करे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के, फिर हमने पाई बॉन्डेड के एग्जाम्पल करे, उसमें ज़ाइसोल्ट इंपॉर्टेंट है, आपका फेरोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये वाले स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है। अब मेटल कार्बोनिल्स की बॉन्डिंग समझते हैं कि क्या बॉन्डिंग हो रही होती है मेटल कार्बोनिल्स में। तो उसके लिए पहले तो आपको कार्बोनिल CO का स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। CO हम बोलते हैं कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है। जब ये लीगेंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है, एज लीगेंड, तब हम इसको क्या बुलाते हैं बेटा? कार्बोनिल। क्या बुलाते हैं? कार्बोनिल। जब हम नाम लिखते हैं CO का एज लीगेंड, अगर ये लीगेंड की तरह बिहेव कर रहा होता, अगर ये सिर्फ CO है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, बट अगर ये लीगेंड की तरह बिहेव कर अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट कर रहा होगा, तब हम इसको कार्बोनिल बुलाते हैं। चार्ज के हिसाब से ये कैसा लीगेंड होता है? इट्स अ न्यूट्रल लीगेंड। CO पे कोई चार्ज थोड़ा ना होता है, तो चार्ज के हिसाब से ये कैसा होता है बेटा? न्यूट्रल लीगेंड। हमने लीगेंड्स का क्लासिफिकेशन करा था ना यार, लीगेंड चार्ज के बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे, लोन पेयर के डोनेशन के बेसिस पर। अब मैं आपको CO का स्ट्रक्चर समझा रही हूं, तो इसको ध्यान से समझना यार। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4, यही होता है ना, 1s2 2s2 2p2। कार्बन पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैं जान के 4 एक साथ दिखा रही हूं, या चलो ऐसे दिखा देते हैं। ऑक्सीजन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है। जब इसको ऑक्टेट पूरा करना है, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या करता है? कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। इसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया, 6 खुद के थे, साथ वाली कार्बन के 2 शेयर करे हैं। अब कार्बन पे 4 थे बेटा, ऑक्सीजन ने अगर इसके 2 शेयर करे तो ये भी ऑक्सीजन के 2 ही शेयर करेगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो यही बोलती है। कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है कि भाई अगर मैंने तेरे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो तू भी मेरे 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जब इन दोनों ने म्यूचुअली 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स बन गए। पर अभी भी क्या कार्बन का बेटा ऑक्टेट पूरा हो पाया? नहीं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्सीजन से म्यूचुअल शेयरिंग से तब भी उसको 2 ही मिले। कार्बन पे अगर आप इलेक्ट्रॉन गिनोगे, इस वाले सर्कल में गिनना, जो मैं थोड़ा रेड से हाईलाइट करके दिखा रही हूं, इस सर्कल में अगर आप गिनोगे तो कार्बन के खुद के 4 थे, 1 2 3 4, और 2 और मिले, 6 ही हुए। इसको अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्या करे यार, क्या करेगा बेचारा, बताओ। ऑक्सीजन के पास क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर की तरह प्रेजेंट है? ये और ये तो कुछ भी नहीं कर रहे ना यार, कोई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये 2 लोन पेयर्स की तरह है। तो ऑक्सीजन क्या करता है? ये वाला लोन पेयर में बेटा एज इट इज दिखा रही हूँ, कार्बन का भी ये वाला लोन पेयर में एज इट इज दिखा रही हूँ, ये वाला लोन पेयर एज इट इज, ये वाला लोन पेयर एज इट इज। ऑक्सीजन क्या करता है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले इसको क्या करता है? वन साइडेड शेयरिंग करा देगा। जब वन साइडेड शेयरिंग कराएगा, नहीं, ऑक्सीजन डोनर है, कार्बन एक्सेप्टर है। ऑक्सीजन डोनर है, कार्बन एक्सेप्टर है। कार्बन, ऑक्सीजन को और कुछ नहीं चाहिए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका था, उस पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट थे। कार्बन पे खुद के 4 थे, म्यूचुअल शेयरिंग से ऑक्सीजन से 2 ही मिले,
तो भी कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत थी। तो ऑक्सीजन ने कहा मैं तेरी मदद करता हूं, मेरे पे 2 लोन पेयर है, मैं तेरे को 1 लोन पेयर डोनेट कर देता हूं। डोनर टू एक्सेप्टर, ठीक है, शेयर ही हो रहा है, पूरी तरह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता बेटा, सिर्फ शेयर ही होता है। तो कार्बन क्या करता है बेसिकली, ध्यान से देखना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और शेयर कर लेता है। अगर मैं सर्कल में दिखाऊं, सो ऑक्सीजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और शेयर करा देता है अपने। डोनर टू एक्सेप्टर कैसा बॉन्ड बन जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, पर कोऑर्डिनेट बनने के बाद कोवलेंट की तरह ही बिहेव करता है। सो यहाँ पे कार्बन पे एक लोन पेयर और ऑक्सीजन पे भी अब एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये वाला तो कर गया पार्टिसिपेट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 कोवलेंट होते हैं, कोऑर्डिनेट होता है, पर कोऑर्डिनेट बनने के बाद कोवलेंट की तरह ही बिहेव करता है। तो बनने के बाद सब एक बराबर है। तो यहाँ कार्बन पे लोन पेयर है और एक ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। इतनी बात क्लियर है, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्लियर है। अब आते हैं कि जब ये मेटल के साथ जुड़ता है तब क्या कहानी होती है। तो ये हो गया अपना प्यारा मेटल, ये हो गया हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, या आप नॉर्मली दिखा देते हैं जैसा ठीक लगे, या ट्रिपल बॉन्ड दिखा देते हैं, ठीक है। कार्बन पे ये लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये लोन पेयर को बेटा हम किसी ऑर्बिटल के अंदर दिखा देते हैं इस तरह से, किसी ऑर्बिटल में तो होगा। मेटल के पास भी एक खाली ऑर्बिटल है और इधर ऑक्सीजन के पास भी ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बट मैं वो दिखा नहीं रही हूं क्योंकि जरूरत अभी है नहीं है सच उसको दिखाने की। ऑक्सीजन के ऑर्बिटल को पिंक से दिखा देते हैं, इधर भी ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स को खालियों को पिंक से दिखा देते हैं। सो मेटल को अब देखो, जब सीओ ने मेटल को अपना ये वाला लोन पेयर डोनेट करा, कार्बन ने जब मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट करा ये वाला, तो एंड टू एंड ओवरलैप होगा बेटा इन दोनों ऑर्बिटल्स में, ये वाला और ये वाला एंड टू एंड ओवरलैप होगा ना। ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, एंड टू एंड ओवरलैप होगा। तो मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बोलो भाई, यही हो रहा है ना। मेटल का ये खाली ऑर्बिटल और सीओ का ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैप करे तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर दिए, डोनर टू एक्सेप्टर, शेयरिंग हो रही है। तो डोनर टू एक्सेप्टर, यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास ना यार खाली ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं पाई स्टार के, ठीक है। मेटल के पास भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है फिल्ड डी के, मान लो ये कोई सा डी का ऑर्बिटल है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब हुआ क्या, पहले तो कार्बन ने मेटल को डोनेट करा, जब कार्बन ने मेटल को डोनेट करा तो ये इस टाइम पर डोनेट करके कैसा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो हमने बोला कि सीओ अभी तो कैसा बिहेव कर रहा है, किसी और कलर से लिखता है। सो सीओ अभी कैसा बिहेव कर रहा है बेटा, सिग्मा डोनर, क्योंकि जब डोनेट कर रहा है मेटल को तो कैसा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। एंड टू एंड ओवरलैप हुआ, सिग्मा बॉन्ड बना, तो यहां पर तो जो बॉन्ड बना इनके बीच में वो कैसा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना। इसने अपना लोन पेयर इसके खाली ऑर्बिटल में डोनेट करा, डोनर टू एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बनने के बाद कोवेलेंट की तरह ही बिहेव करता है। कोवेलेंट बॉन्ड अगर एंड टू एंड ओवरलैप से बन रहा हो तो कैसा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। अब होता क्या है, मेटल के पास भी फिल्ड डी के ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मेटल क्या करता है, कार्बन के पास तो ये पाई स्टार खाली ही है ना, कुछ कर थोड़ा ना रहा है, तो मेटल क्या करता है, अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल से, मेटल कहता है तूने मेरी इतनी मदद करी, तू मेरे खाली ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मेरे साथ बॉन्ड बना रहा है, वो भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो मैं भी तेरी थोड़ी और मदद कर देता हूं। सो यहाँ पर क्या होता है, मेटल क्या करता है, इसको अपने फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, बैक डोनेट करता है।
जब बैक डोनेट करता है तो जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, पाई बॉन्ड बनता है। ये कैसे बन रहा है इसको देखो, ये मेटल के ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फील्ड, ये कार्बन का खाली पाई स्टार है। साइडवेज ओवरलैप जब होगा, इनको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं ना, साइडवेज ओवरलैप जब ऑर्बिटल्स का होता है तब जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। सो साइडवेज ओवरलैपिंग होने की वजह से यहां पर कैसा बॉन्ड बन जाता है, पाई बॉन्ड बनता है। बट अब क्या हो रहा है, मेटल डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू दी पाई स्टार, कार्बन के खाली पाई स्टार वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में मेटल अपने फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स देता है। मेटल कहता है मैं भी तेरी मदद करता हूं, मेरे पास डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तेरे पास पाई स्टार ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, तो ऐसा करते हैं एक और बॉन्ड बना लेते हैं। तो मेटल क्या करता है, अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल से वेकेंट पाई स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देता है और यहाँ पर पाई बॉन्ड भी बन जाता है। तो जब बेटा मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड को बैक डोनेट कर रहा है तब जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। इतनी बात क्लियर है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ कि जब डोनेट कर रहा था तो सिग्मा डोनर है, जब एक्सेप्ट कर रहा है तो पाई एक्सेप्टर है, क्योंकि जब इसने मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करी, ठीक है, ये आपका क्या था, वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स थे, ठीक है। जब इसने मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करी, एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है, तब जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। अब ध्यान से देखो बेटा, मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसमें दोनों कैरेक्टर आ रहा है, सिग्मा भी और पाई भी, दोनों ही तो बॉन्ड्स बन रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड भी जब डोनेट कर रहा था, जब मेटल से ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तब जो बॉन्ड बन रहा है वो पाई बॉन्ड बन रहा है। सो मेटल कार्बोनिल में जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड होता है दैट इन्वॉल्व्स बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपका सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लीगेंड होता है, या फिर हम इसको पाई एसिड लीगेंड भी बुलाते हैं, पाई एसिड लीगेंड भी बुलाते हैं। एसिड क्या होते थे, लुइस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते थे, ठीक है, ये डोनर तो होता ही है बट ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट भी कर रहा है, और जब एक्सेप्ट कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं आपके, लुइस एसिड, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करता है, इसीलिए हम इसको पाई एसिड लीगेंड भी बोलते हैं कि अब इस टाइम पर लुइस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। जब डोनेट करता था तो लुइस बेस, जब एक्सेप्ट कर रहा है तो लुइस एसिड की तरह। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पाई एसिड लीगेंड, क्योंकि ये पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करता है मेटल से। अब होता क्या है, क्योंकि बेटा मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, बोलो यार, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और इसी इफेक्ट को एक नाम दिया जाता है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज योर सिनर्जिक इफेक्ट या सिनर्जिक बॉन्डिंग बुलाते हैं। सिनर्जिक का मतलब होता है सेल्फ स्ट्रेंथनिंग। क्या मतलब होता है बेटा जी, सेल्फ स्ट्रेंथनिंग। जब बॉन्ड खुद से क्या हो जाए, स्ट्रेंथन हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ डोनेट करता, लोन पेयर सिर्फ डोनेट करता तो यार सिग्मा बॉन्ड बनता, पर जब पाई बॉन्ड बना तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। डबल बॉन्ड ऑब्वियसली सिंगल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ट्रिपल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। सो बॉन्ड यहाँ पर खुद से स्ट्रेंथन हो रहा है, और इस इफेक्ट को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट या फिर सिनर्जिक बॉन्डिंग, कि मेटल और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाता है बेटा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, बॉन्ड खुद से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है, और इस फिनोमेना को क्या बुलाते हैं हम, सिनर्जिक इफेक्ट या सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये सारी कहानी होती है आपके मेटल कार्बोनिल के अंदर। अब इसी को एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हमने बातें करी है। सो फटाफट से एक बार पॉइंट्स में देखते चलें, वही सब है जो मैंने आपको समझाया है। द मेटल कार्बोनिल्स बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल्स possess both sigma and pi character। मेटल कार्बन का जो बॉन्ड होता है बेटा मेटल कार्बोनिल्स के अंदर, यही था ना, मेटल कार्बन का जो बॉन्ड है मेटल कार्बोनिल्स के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं
उनके अंदर दोनों कैरेक्टर इन्वॉल्व हो रहा था, सिग्मा बी और पाई बी। मेटल कार्बन का सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, कब बन रहा था बेटा, जब डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कार्बोनिल कार्बन इनटू अ वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। जब कार्बोनिल कार्बन अपना लोन पेयर मेटल के खाली ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा था, तब तो जो बॉन्ड बन रहा था वो कैसा बन रहा था बेटा, मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। पाई बॉन्ड कब बन रहा था यार बता दो, अब तो तीसरी चौथी बार रिपीट कर रही हूं मैं। मेटल कार्बन का पाई बॉन्ड कब बनता है, जब डोनेशन ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यही हो रहा था। जब मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल से कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के वेकेंट पाई स्टार में ये जब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैक डोनेट कर रहा था, फर्ज तो सीओ का था डोनेट करने का, पर मेटल ने भी अपना एक और फर्ज अदा करा, उसने भी, मेटल ने भी कार्बन मोनोऑक्साइड को वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी कि ये ले यार। ये वही बात हो गई कि हम बर्थडे पार्टी के अंदर गिफ्ट लेकर गए और हमें रिटर्न गिफ्ट में कुछ मिला तो हम और खुश हो जाते कि अरे वाह यार ये पार्टी बढ़िया है, रिटर्न गिफ्ट मिला है। सो यहाँ पे भी मेटल रिटर्न में उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होता है, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर दे रहा होता है बेटा, वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से मेटल और कार्बन के बीच में फिर जो बॉन्ड बन जाता है वो कैसा बॉन्ड बन जाता है, पाई बॉन्ड। क्योंकि मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, एक सिनर्जिक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मेटल क्या हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है। सिनर्जिक का मतलब ये होता है सेल्फ स्ट्रेंथनिंग, की बॉन्ड खुद से स्ट्रेंथन हो जाता है क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। मेटल और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाता है बेटा, डबल बॉन्ड बन जाता है। चलिए अब देखते हैं भाई सिनर्जिक बॉन्डिंग से क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे हमारे पास, क्या क्या मुश्किलें खड़ी होंगी। मुश्किलें तो कुछ ऐसी खड़ी नहीं होती। सो इफेक्ट्स ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। पहला क्या था बेटा, सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से इट strengthens the metal carbon bond and weakens the carbon oxygen bond। ये कैसे हो रहा होता है ये मैं पूरी कहानी अभी समझाऊंगी, पहले बस लिख लो, ठीक है। bond length of metal carbon bond decreases and carbon oxygen bond increases, ठीक है। देखना और सुनना, पहले समझो। देखो जब कार्बन मोनोऑक्साइड अकेला था, जब बॉन्ड नहीं बना रहा था, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड था बेटा, ट्रिपल बॉन्ड था, ठीक है। इस चीज को हम साइड में रखते हैं। जब CO अकेला था, तन्हा था, तन्हा तो नहीं था, बेचारा खुश था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मस्त ट्रिपल बॉन्ड थे। अब हुआ क्या कि जब इसने मेटल को लोन पेयर डोनेट करा था, तो सिग्मा बॉन्ड, मेटल ने वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करी पाई बॉन्ड, तो आपका बॉन्ड खुद से बेटा स्ट्रेंथन हो रहा था मेटल कार्बन के बीच में, तो डबल बॉन्ड बन रहा था। जबकि अगर मेटल इसको डोनेट नहीं कर रहा होता, अगर कार्बन पे खाली पाई स्टार ऑर्बिटल्स नहीं होते, तो क्या होता कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बन रहा होता। बट क्योंकि एक और एडिशनल बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है, तो बॉन्ड मेटल और कार्बन का तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है। अगर बेटा डबल बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ना। अगर बॉन्ड सिंगल होता, सिर्फ सिग्मा डोनेट होता, लोन पेयर डोनेट होता और सिग्मा या सिंगल बॉन्ड बनता, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती।
डबल की बॉन्ड लेंथ कम होती है तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाती है मेटल कार्बन बॉन्ड की, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि डबल बॉन्ड बन जाता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या कहानी हो रही होती है इसको समझेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यही करते हैं Nb माइनस Na/2। अब यहां पर क्या हो रहा था बेटा, मेटल जो था, मेटल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इन vacant pi star orbitals of CO। कार्बन मोनोऑक्साइड में जो खाली पाई स्टार ऑर्बिटल्स थे, मेटल ने वहां पर इलेक्ट्रॉन्स दिए, यानी कि मुझे बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इंक्रीज करा। अगर बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग इंक्रीज करेगा तो तुम क्या बोलते हो, पहले मान लो 10 में से 4 माइनस हो रहा था, ठीक है, सो 10 में से 4 माइनस हुआ तो 6/2 बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसने दिए तो अब एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, यानी 4 की बजाय एंटी बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 10 - 6 यानी 4/2 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो जब एंटी बॉन्डिंग के माइनस की टर्म अगर मेरी बढ़ जाएगी तो ये Nb - Na छोटा आएगा, जल्दी बोलो यार, Nb - Na डिक्रीज हो जाएगा। ये डिक्रीज होने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो होता क्या है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पाई स्टार में दे रहा होता है, एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या कर जाता है बेटा, डिक्रीज कर जाता है। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि मेटल एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स देता है। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने की वजह से मान लो पहले बॉन्ड ऑर्डर 3 था, 10 - 4/2 6/2 3 आया। जब एंटी बॉन्डिंग में मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन्स और दिए तो 10 - 6/2 यानी 4/2 बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, क्योंकि ये समहाउ ऐसा हो रहा होता है, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाता है। सो मेटल और कार्बन का बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि डबल बॉन्ड बन जाता है सिंगल की बजाय, पर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक हो जाता है बेटा, क्योंकि ट्रिपल की बजाय अब बॉन्ड कैसा हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन का डबल के अराउंड हो जाता है। अब अगर बॉन्ड ट्रिपल से डबल हो गया, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर गया, तो बॉन्ड लेंथ बेटा क्या कर जाएगी, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ लिखते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी बेटा जी, इंक्रीज कर जाएगी। इतनी बात क्लियर है। सो बॉन्ड लेंथ ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड डिक्रीजेस एंड कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाता है, 3 से तो कम ही हो जाता है, और कम होने की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इतनी कहानी क्लियर है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट्स, मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन का वीकन हो जाता है क्योंकि ट्रिपल की बजाय बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होके 3 से कम होता है। इसके अलावा मेटल कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड डिक्रीजेस क्योंकि सिंगल की बजाय डबल बॉन्ड बनता है, पर कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है क्योंकि वहां पे ट्रिपल बॉन्ड की बजाय ट्रिपल से नीचे बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है, 2, 2.5, 2.6 जितना भी हो, बट 3 से कम होता है। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। बॉन्ड लेंथ जितनी बढ़ेगी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड उतना वीक हो जाता है। सो ये सारी कहानी होती है आपकी सिनर्जिक बॉन्डिंग की। और इसी के साथ वी आर मूविंग टू अ वेरी स्मॉल टॉपिक ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। आपको कैसे पता लगेगा ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, ये कंपाउंड कम स्टेबल है, ठीक है। सो द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एक सेकेंड देना, हल्की हल्की ठंड तो आ ही चुकी है। सो द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स refers to the association, associate, सही लिख रही हूँ ना स्पेलिंग,
हाँ ठीक है, refers to the association of two species involved in a state of इक्विलिब्रियम। अब ये मैंने बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी कहानी लिख दी है, तुमको लग रहा होगा कि क्या लिखा है ये। मान लो बेटा एक मेटल है, 4 लिगेंड्स के साथ जुड़ा, इक्विलिब्रियम में है, कॉम्प्लेक्स बना Ml4, ठीक है, Ml4 बना, टेट्रा हो, स्क्वायर प्लेनर हो, वो बात की बातें हैं। अब मैं कैसे बताऊं कि बेटा ये कंपाउंड स्टेबल है? स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या डिनोट करता है कि इक्विलिब्रियम में जो दो स्पीशीज है जितनी ज्यादा एसोसिएटेड रहेंगी, जुड़ी हुई रहेंगी एक दूसरे के साथ, उतना ज्यादा मेरा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। क्योंकि अगर बेटा मैं बैकवर्ड, देखो फॉरवर्ड जा रहे हो तो कंपाउंड एसोसिएटेड फॉर्म में है, बैकवर्ड जाओगे तो ये कंपाउंड टूट रहा है, डिसोसिएट हो रहा है ना वापस मेटल और लिगेंड्स में। कंपाउंड की स्टेबिलिटी तभी है जब वो जुड़ा रहेगा, किसी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी तभी होती है जब दो लोग साथ में जुड़े रहते हैं, यही होता है। प्रैक्टिकल बातें अगर मैं करूं तो अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं तो चांसेस है कि उनका रिलेशनशिप अनस्टेबल है, टूट सकता है। सो यहाँ पर भी क्या हो रहा होता है कि मेटल और ये जो 4 लिगेंड्स है, ये जितना एसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे सोल्यूशन के अंदर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये दो स्पीशीज जितना एसोसिएटेड रहेंगी, मेरा कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा क्या रहेगा बेटा, स्टेबल रहेगा। सो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रेफर्स टू द एसोसिएशन। हम यहाँ पे डिसोसिएशन की बात नहीं करते, एसोसिएटेड, मेटल और ये 4 लिगेंड जितना एसोसिएटेड एक दूसरे से जुड़े रहेंगे Ml4 की फॉर्म में, उतना मेरा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। सो यहाँ पर अगर हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट को लिखें तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिनोट करते हैं बेटा बीटा से। मैं β4 लिख रही हूं क्योंकि यहाँ पे 4 लिगेंड्स इन्वॉल्व होंगे, 4 स्टेप्स में होगा, मैं वो चारों स्टेप्स अभी दिखाऊंगी आपको। सो जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे वैसे ही स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखना है। लिखो क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यानी Ml4 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू दी पावर, M के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, L के आगे 4 है तो L की पावर रेज टू दी 4 हो जाएगा। सो स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो गया Ml4 डिवाइडेड बाय M का कॉन्सेंट्रेशन, L का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू दी पावर 4 हो गया। चलिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है मैं जो लिख रही हूं, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू आएगा यानी बीटा का, लार्जर दी स्टेबिलिटी कांस्टेंट, मतलब बेटा मेरा कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, तभी तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी। सो लार्जर दी स्टेबिलिटी कांस्टेंट, हायर द फ्रैक्शन ऑफ Ml4 present in solution, उतना ही Ml4 ज्यादा प्रेजेंट, जितना ज्यादा β4 स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा आएगा। वो तभी ज्यादा आएगा बेटा जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, इतना तो मानते हो। ऊपर वैल्यू न्यूमरेटर जितना ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर जितना कम होगा, उतना ज्यादा β4 का वैल्यू आएगा। तो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है यानी आपका कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल है, तो वो उसका अमाउंट, उसका जो फ्रैक्शन होगा वो सोल्यूशन के अंदर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब एक बार हम स्टेप वाइज लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्टेप वाइज अगर मैं लिखूं तो बेटा ऐसा नहीं होता कि एक बार में सारे के सारे लिगेंड्स जुड़ जाते हैं। पहले एक लिगेंड जुड़ेगा M+L, तो आपका Ml बनेगा। इस टाइम पर हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 डिनोट कर रहे हैं, इंडिविजुअल स्टेप का, ओवरऑल बीटा से डिनोट करेंगे। तो K1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय M इंटू L, यही होगा। स्टेप 2, आइए जी आपको पुरानी यादें याद दिलाएं।
11वीं की। स्टेप 2 में बेटा मैंने Ml के अंदर एक और लिगेंड ऐड करा, ज्वाइन कराया, तो अब क्या बन जाएगा Ml2। K2 लिखो, K2 किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यानी Ml2 डिवाइडेड बाय Ml इंटू L, यही होगा यार। स्टेप 3, Ml2 में एक और लिगेंड ऐड करा, क्या बन गया बेटा Ml3 बन गया। जल्दी बोलो यार, K3 क्या हो जाएगा, Ml3 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ml2 इंटू L। और लास्ट स्टेप, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, अगर आप 6 लिगेंड्स ऐड कराओगे तो 6 स्टेप्स हो जाएंगे। Ml3 के अंदर हमने एक और लिगेंड ऐड कराया Ml4, और K4 क्या हो जाएगा Ml4 Ml3 और L। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैसे लिखूं मैं इस पूरे रिएक्शन का, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी β4 वो किसके बराबर होगा बेटा, K1 स्टेप वाइज के स्टेबिलिटी कांस्टेंट के इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, यही होगा। आपने अगर याद हो बचपन में नहीं 11th में पढ़ा हो इक्विलिब्रियम, ज्यादातर बच्चे ये चैप्टर छोड़ देते हैं, बट इक्विलिब्रियम में अगर आपने स्टेप वाइज याद हो तो स्टेप वाइज जो होता था ओवरऑल जब लिखते थे तो वो सारे स्टेप वाइज का मल्टीप्लिकेशन हो जाता था। सो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सारे स्टेप वाइज का, यानी K1 का स्टेबिलिटी, K1 स्टेबिलिटी कांस्टेंट इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। जब आप इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देना बेटा, K1 इंटू K2 करूंगी तो यहां पर क्या होगा, Ml और Ml कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। K2 इंटू K3 करूंगी, Ml2 कैंसिल होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे Ml3 कैंसिल होगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आएगा Ml4, यही बचेगा, Ml3 कट जाएगा, Ml2 कट जाएगा, Ml से ये Ml कट जाएगा, आपके पास बचेगा M, 1L 2L 3L 4L, चाहो तो करके देख लेना, इंटू L की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज भी आएगी, अगर हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो एक और कांस्टेंट भी होगा, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। सो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होता है, जिसको हम बीटा डैश से डिनोट कर देते हैं, सो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट बेसिकली डिसोसिएशन डिनोट करता है, तो वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट मतलब कितना कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड फॉर्म में रह रहा है, कितना मेटल और जो लिगेंड्स है वो एसोसिएटेड है। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट मतलब डिसोसिएशन के कितना टूटने की कोशिश कर रहा होगा। सो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। एक क्वेश्चन दे रही हूं, फटाफट से सॉल्व कर दो। कैलकुलेट दी instability constant of this complex NiNH3 whole 6 2 plus if stability constant is 2 into 10 की पावर 12। फटाफट से इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल दो बेटा। स्टेबिलिटी कांस्टेंट दे रखा है आपको
क्या बोलती है पब्लिक? सॉल्व हो गया भाई। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट को अगर हम बीटा डैश से डिनोट कर रहे हैं तो वो आपका रेसिप्रोकल होगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट के। मैं इसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट को बेटा बीटा 6 से डिनोट कर रही हूँ। क्यों बीटा 6 से डिनोट कर रही हूँ? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 6 स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे। स्टेबिलिटी कांस्टेंट हमें कितना दे रखा है? 2 × 10 की पावर 12 का रेसिप्रोकल। 1/2 होता है 0.5, 10 की पावर -12 हटाओगे, 5 × 10 की पावर -13 आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट बेसिकली क्या डिनोट करता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट की कॉम्प्लेक्स कितना टूटेगा, कितना ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर मैं यहीं पर आपसे पूछती सक्सेसिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट का ऑर्डर क्या आएगा? सक्सेसिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट का ऑर्डर सबसे ज्यादा K1 की वैल्यू होगी, फिर K2, फिर K3 और फिर K4। आपका स्टेप वाइज जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू डिक्रीज होता जाता है। मेटल सबसे पहले एक लिगेंड के साथ जब जुड़ता है तो बहुत स्टेबल होता है। धीरे 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 जब और लिगेंड्स आते जाते हैं तो थोड़ा ओवरक्राउडिंग होने की वजह से आपका जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है वो क्या करता जाता है? डिक्रीज करता जाता है। सो K1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, फिर K2, फिर K3, फिर K4। ओवरऑल वैल्यू चारों के प्रोडक्ट से निकाला जाता है। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट रेफर्स टू द डिसोसिएशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स और वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है। ये क्वेश्चन करके आप फटाफट से कवर कर लेते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनसे आपको पता लगेगा factors affecting stability of complex? यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बेटा 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन मेटल आयन। जो आपका सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है उस पर जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट डायरेक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल आयन। कॉमन सेंस की बात है बेटा, चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना कम होगा, साइज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना कम होगा, तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बेसिसिटी ऑफ लिगेंड्स, कि आपका जो लिगेंड है वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी कीलेशन इफेक्ट, यानी जितने ज्यादा कीलेटिंग लिगेंड्स जुड़े होते हैं, जितनी ज्यादा मेटल के साथ लिगेंड जुड़ के क्लोज रिंग बना रहा होता है उतना कॉम्प्लेक्स आपका क्या होता जाता है? स्टेबल होता जाता है। सो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, साइज जितना छोटा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। इसके अलावा जितने ज्यादा कीलेटिंग लिगेंड्स जुड़े होंगे उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होती है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल। आपको 2 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, उनमें कंपेयर करना है कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। पहले वाले में देखो बेटा, K4FeCN6, K3FeCN6, आयरन आयरन एक ही है, CN लिगेंड में कोई फर्क नहीं है। मेटल का चार्ज निकाल कर देखो, K+ कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा 4-, X - 6 इज इक्वल टू -4। यहाँ पे आयरन होगा 2+, इसीलिए इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड बुलाते हैं। K+ कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा 3-, X - 6 इज इक्वल टू -3, X हो गया +3। खुद बता दो भाई,
दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम या आयन। कहां पर आयरन पर ज्यादा चार्ज है? यहां पर, यानी ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। जितना चार्ज ज्यादा मेटल पर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। सेकेंड वाले में अब देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट ठीक है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, यहाँ पे भी कोबाल्ट का +3 आएगा, तो चार्ज और साइज पर तो मैं नहीं डिटर्मिन कर सकती। NH3 यहाँ पे भी है, NH3 यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर En प्रेजेंट है, और En आपका इथाइलिन डायमीन कैसा लीगेंड होता है? कीलेटिंग लीगेंड होता है। एक इथाइलिन डायमीन एक क्लोज रिंग बनाता है, दो दो बनाएंगे, कीलेशन इफेक्ट की वजह से ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट वाले में देखिए जरा, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे X-4 इज इक्वल टू -2X आएगा +2, X-4 इज इक्वल टू -2X आ गया +2, तो दोनों जगह निकल +2 है, चार्ज पे नहीं डिटर्मिन कर सकती, साइज पे नहीं डिटर्मिन कर सकती। बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो Cl- बेटा वीक फील्ड लीगेंड होता है, और Cn- कैसा लीगेंड होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है। जितना ज्यादा लीगेंड का बेसिसिटी होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, तो यहाँ पे इन दोनों में ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलर्ड कंपाउंड? कलर बताना है बेटा, कौन सा कंपाउंड कलर्ड होगा इसमें? इतना तो हमें याद है भाई कि D0 और D10 आयंस कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। अब यहाँ पे कॉपर पे +1 चार्ज होगा क्योंकि Cl पे -1 है। कॉपर +1 होता है बेटा 3D10, यानी ये तो कलर नहीं होगा, ये आपका कैसा होगा? इट इज गोइंग टू बी कलरलेस। इसको तो हटा दो। नेक्स्ट वाले पे देखते हैं, K पे प्लस चार्ज होगा यानी कॉम्प्लेक्स पे 3- होगा। बैक क्रॉस करा है मैंने और कुछ नहीं करा। सो यहाँ पे बेसिकली हो गया CuCN4 3- X-4 इज इक्वल टू -3X आ गया +1। अगेन कॉपर +1 में क्या होता है बेटा? 3D10, कॉपर होता है 3D10 4s1, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो 3D10, ये भी कैसा होगा? कलरलेस होगा। नेक्स्ट वाले में कॉपर पे F पे तो -1 होता है, यानी कॉपर पे 2+ का चार्ज होगा बेटा, तभी ये 2 इधर ये इधर CuF2 आया होगा। सो यहाँ पर कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ में कैसा होता है? 3D9 होता है, और अगर 3D9 है तो ये वाला कंपाउंड आपका कैसा होगा? कलर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगी? DD ट्रांजिशन होगी। CuCH3 होल CN4 BF4 पे माइनस चार्ज होगा, यानी इस कॉम्प्लेक्स पर कैसा चार्ज होगा बेटा? प्लस चार्ज होगा। CH3CN एक कोवलेंट कंपाउंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो X + 4 × 0 इज इक्वल टू +1, यानी X आ गया +1, यानी कॉपर +1 है, और +1 में क्या होता है? 3D10, ये भी कैसा होगा? कलरलेस कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे जो कलर्ड कंपाउंड है दैट इज CuF2। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इन दोनों नहीं, बहुत सारे वो कह रहे हैं इनमें से जो डाइवेलेंट मेटल आयन है उनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा? अब यार कैसे डिटर्मिन करूं? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑन मेटल आयन। सारे मेटल आयन पर चार्ज सेम है, पर क्या सारे मेटल आयन का बेटा साइज सेम होगा? अगर तुम ये लॉजिक लगा लोगे तो सवाल बन जाएगा तुमसे। जल्दी से सोचकर बताओ मुझे। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स is inversely proportional to size of central metal atom or ion. सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जब एक सीरीज में डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ाया तो देखो पुराने चैप्टर की इस चैप्टर में एप्लीकेशन बिल्कुल हो सकती है। ये मत सोचना दो चैप्टर रिलेटेड नहीं होंगे, दे विल बी रिलेटेड, दोनों चैप्टर को मिक्स करके भी सवाल पूछा जा सकता है।
अगर आपको याद हो, हमने डी ब्लॉक के अंदर आयनिक रेडियाई का एक ऑर्डर करा था बेटा, अगर सारे आयन्स पर सेम चार्ज है, अगर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, मैग्नीज, आयरन, निकल, कॉपर, 25, 26, 28, 29 और सारे आयन्स पर अगर सेम चार्ज हो, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता था, आयनिक रेडियाई या साइज क्या करता जाता था, कम होता जाता था। यानी कॉपर 2+ का साइज सबसे कम होगा, साइज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कॉपर 2+ का साइज सबसे कम होगा, कॉपर 2+ का साइज अगर सबसे कम होगा तो स्टेबिलिटी उसकी सबसे ज्यादा होगी। आर वी क्लियर विद दिस क्वेश्चन? चलिए, इसी के साथ बिल्कुल अब ये चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, आप इसकी एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग कर लेना। मैं सिर्फ जो बेटा इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार बना दूंगी कि यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको भी आ सकता है, क्योंकि बिल्कुल थियोरिटिकल है कि कहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यूज होते हैं। जैसे पहला है कि अगर हमें लैब के अंदर क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना होता है कि किस कॉम्प्लेक्स में कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है, या किस कंपाउंड के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है। जब क्वालिटी की बात होती है तब हम चेक करते हैं कि वो चीज़ प्रेजेंट है या नहीं है। क्वांटिटेटिव का मतलब है जब आप अमाउंट मेजर करते हो। सो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए, जैसे कि निकल की अगर मैं बात करूं, किसी कंपाउंड में अगर निकल 2+ आयन प्रेजेंट होता है तो उसके लिए हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, उसमें DMG डाल देते हैं, डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइड। तो निकल अगर उसमें प्रेजेंट होगा तो वो DMG के साथ रिएक्ट करके आपका एक रेड कलर का, बहुत सुंदर रेड कलर का कंपाउंड बना लेता है। अगर निकल नहीं होगा तो वो रेड कलर का कंपाउंड नहीं बनेगा। तो दैट्स हाउ वी डिटेक्ट द मेटल आयंस। सो detection and estimation of metal ions in qualitative and quantitative analysis can be done by familiar color reactions। कुछ color reactions करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया DMG का रिएक्शन निकल के साथ कराते हैं तो रेड कलर का कंपाउंड बनता है अगर निकल उस कंपाउंड में है तो। ऐसे ही EDTA के साथ अल्फा नाइट्रोसो, बीटा नैप्थोल, क्यूप्रोन, ये सारे रिएजेंट्स होते हैं जिनके साथ हम रिएक्ट करा सकते हैं और मेटल आयन डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की हार्डनेस। पानी दो तरह का होता है, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से, और इन पानी के अंदर, हार्ड वाटर के अंदर हम साबुन, सोप यूज नहीं कर सकते। सोप बेटा इन पानी के अंदर, इस पानी के अंदर झाग नहीं देता, लैदर नहीं देता। सो हार्डनेस ऑफ वाटर को भी डिटर्मिन करने के लिए हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर की टाइट्रेशन कराते हैं सोडियम Na2EDTA के साथ। तो जो हार्ड वाटर का कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होता है वो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और उस कॉम्प्लेक्स को डिटर्मिन करके कि किसका कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, कैल्शियम का या मैग्नीशियम का, हम कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को हार्ड वाटर से रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा सिल्वर और गोल्ड की एक्सट्रैक्शन में भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है या मेटलर्जी में पढ़ेंगे। सो यहां पर बेसिकली क्या होता है, मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, सिल्वर का रिएक्शन कराते हैं बेटा साइनाइड के सॉल्यूशन के साथ। ये जो सिल्वर है वो सिल्वर की ओर हो सकते हैं, नेटिव सिल्वर हो सकता है जो अभी इम्प्योर है। तो इम्प्योर सिल्वर में क्या होता है, जो सिल्वर का पार्ट होता है वो सोडियम साइनाइड ले सकते हैं, NaCN, KCN ले सकते हैं। वाटर एक्वा सॉल्यूशन होता है। इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ऑक्सीजन डाल देते तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल बन जाता है। सो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सिल्वर इसके साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है AgCN होल ट्वाइस माइनस। ऐसे ही गोल्ड का बन जाता है AuCN होल ट्वाइस माइनस। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो इम्प्योर सिल्वर था उसमें सिल्वर तो रिएक्ट कर गया साइनाइड के साथ, इम्प्योरिटीज अनरिएक्टेड रह जाती हैं। फिर क्या होता है, हम बेटा इसी के अंदर डालते हैं जिंक। तो अब यहाँ से मुझे मेन तो सिल्वर चाहिए, मेरे को कॉम्प्लेक्स थोड़ा ना चाहिए, मेरे को प्योर सिल्वर चाहिए। तो हम जब जिंक डालते हैं तो जिंक के साइनाइड के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है ZnCN4 2-,
और अब जो सिल्वर मिलता है वो आपको काफी हद तक कैसा मिल जाता है, प्योर सिल्वर मिल जाता है। शुरू में जो सिल्वर लिया था हमने ये कैसा लिया था, इम्प्योर सिल्वर लिया था। सो सिल्वर या गोल्ड की रिकवरी हम इस कॉम्प्लेक्स से कैसे करते हैं, यूजिंग जिंक करते हैं। तो पहले इम्प्योर सिल्वर को रिएक्ट कराते हैं, तो इम्प्योरिटीज रिएक्ट नहीं करती है, सिल्वर वाला पार्ट साइनाइड के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर इस कॉम्प्लेक्स में से मुझे सिल्वर वापस चाहिए पर प्योर, तो हम यहाँ पे जिंक डालते हैं, जिंक साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और सिल्वर आपका निकल जाता है। सेम हम गोल्ड के लिए करते हैं। नेक्स्ट है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स भी करते हैं, ये भी हम मेटलर्जी में करेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं मुन्स प्रोसेस। मुन्स प्रोसेस यूज होता है बेटा निकल की रिफाइनिंग के लिए। तो हम क्या करते हैं, वही पुराना जैसा ही थोड़ा सिमिलर है। पहले निकल इम्प्योर होता है, इसमें इम्प्योरिटीज है, तो इम्प्योरिटीज रिएक्ट नहीं करती, निकल वाला पार्ट CO के साथ रिएक्ट करके बेटा एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है NiCO4, टेट्रा कार्बोनिल निकल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। फिर जब हम हीट करते हैं तो ये कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है, कंपाउंड वॉलेटाइल होता है, आसानी से ब्रेक डाउन भी हो जाता है। तो आपका निकल और ये 4 CO, ये तो गैस है, निकल जाता है। और अब जो निकल मिलता है वो कैसा मिलता है, प्योर मिलता है। सो इम्प्योर निकल लेते हैं, इम्प्योरिटीज रिएक्ट नहीं करती, निकल उसमें से CO के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, फिर इस कॉम्प्लेक्स को हीट करके ब्रेक करते हैं, निकल वापस मिल जाता है, CO निकल जाता है। सो मेटल्स की प्योरिफिकेशन में भी हम ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यूज करते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। फिफ्थ वाले यूज से सवाल आता है, मुन्स प्रोसेस से भी सवाल आता है, बट वो मेटलर्जी में कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम है, जैसे कि हीमोग्लोबिन, दैट इज ऑल्सो अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। हीमोग्लोबिन में आपकी 4 हीम यूनिट्स होती है, आयरन 2+ होता है। क्लोरोफिल के अंदर आपका मैग्नीशियम होता है, विच इज द ग्रीन पिगमेंट। इसके अलावा बेटा विटामिन B12 विच इज साइनोकोबालामीन, इसमें कोबाल्ट 3+ होता है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन 2+ होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन में कोबाल्ट +3 का होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपने बायो में पढ़ ही रखा है, आप तो मेडिकल वाले हो, कार्बोक्सीपेप्टिडेस हो गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस हो गया, इनके अंदर आपका जिंक प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर एज अ कैटलिस्ट भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, जैसे कि विल्किंसन कैटलिस्ट, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना रही हूँ, सवाल आता है। सर विल्किंसन कैटलिस्ट के फॉर्मूले पर ही सवाल पूछ लेगा, PH3P होल थ्राइस RHCl, या RH को आगे भी लिख सकते हैं, वैसे ये फॉर्मूला बहुत एक्यूरेट तो मैं नहीं कहूंगी। इसका नाम अगर लिखेंगे बेटा, पहले लीगेंड का नाम लिखते हैं, ठीक है। सो और फिर अब लीगेंड में Cl है, क्लोरो, और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पूरे लीगेंड का नाम है। तो पहले क्लोरो लिखेंगे अल्फाबेटिकली, क्लोरो या क्लोराइडो। फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी 3 बार आया, मैंने आपको बताया था अगर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स में ही, मतलब लीगेंड के नाम में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है तो हम ट्राई नहीं लगाएंगे, ट्रिस लगाएंगे, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं रोडियम, और रोडियम का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बेटा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पे कोई चार्ज नहीं है, रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, X - 1 = 0, X आ जाएगा +1, सो रोडियम 1। यह आपका विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, यह हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स में यूज होता है, एल्कीन्स को सैचुरेट करने के लिए विल्किंसन कैटलिस्ट इज यूज। विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला याद रखना है, PH3 या RH, PH3P होल थ्राइस Cl, नाम हो जाता है क्लोरो, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 1 होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, फिफ्थ वाला मुन्स प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, अगर हमें सिल्वर या कॉपर की या गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आसान हो जाती है जब हम इनके कॉम्प्लेक्सेस यूज करते हैं।
तो अगर हमें किसी के ऊपर मान लो गोल्ड का पानी चढ़ाना है या सिल्वर की प्लेटिंग करनी है, तो रादर देन फ्रॉम देयर सिंपल मेटल आयन, सिंपल कंपाउंड से ज्यादा बेटर और फिनिश्ड और इवन कोटिंग होती है जब हम इनके ये कॉम्प्लेक्सेस यूज करते हैं। ठीक है, इससे कभी कभी सवाल आया हुआ है पर बहुत ज्यादा नहीं आया हुआ। ठीक है, 8th वाला इंपॉर्टेंट है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम क्या करते हैं, जो डेवलप्ड फिल्म होती है, होता क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड लगा होता है, वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है। सो हम फिल्म को डेवलप करते हैं बेटा बाय वॉशिंग इट विद हाइपो सोल्यूशन। सो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, दिस इज योर Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हम हाइपो बुलाते हैं। फिल्म पर जो भी आपका अनरिएक्टेड AgBr होता है, अनडीकम्पोज, तो बेसिकली क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड लगा होता है। AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में डीकम्पोज होता है सिल्वर में और Br2 निकल जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड पेल येलो कलर का कंपाउंड होता है, जब डीकम्पोज होता है सिल्वर मिलता है, मेटालिक सिल्वर, जिसकी वजह से आपकी फिल्म ब्लैक कलर में हो जाती है। फिल्म को डेवलप कर रहे हैं, हाइपो के साथ वॉश करते हैं, बट AgBr जो अनडीकम्पोज्ड होता है ये उसको क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है। हाइपो अनडीकम्पोज, जो नहीं डीकम्पोज हो पाया उस AgBr को डिसॉल्व कर देता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहां पर हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा Na3AgS2O3 का होल ट्वाइस प्लस NaBr। बैलेंस कर लेते हैं, 2 2 4 सोडियम, 3 और 1 4 सोडियम, 1 ब्रोमाइड 1 ब्रोमाइड, 1 सिल्वर 1 सिल्वर, बैलेंस हो गया है। इसी आयन को इन्होंने इस तरह से लिखा है, क्योंकि आप बैक क्रॉस करोगे बेटा तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे 3 माइनस का चार्ज आएगा। और अगर मैं यहाँ पर आपको सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाऊं तो X, एक SO2O3 पर 2 माइनस का चार्ज होता है, तो 2 पर कितना चार्ज हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू -3। X कितना आ जाएगा आपका +1। सो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट ही +1 होता है, जनरल कॉमन वाला। सो X एक थायोसल्फेट H2O3 पे 2 माइनस, 2 पे -4 इज इक्वल टू -3, X हो गया +1। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई हुई है, स्कूल में भी पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, और लास्ट है कि जो आपकी कीलेट थेरेपी है, कीलेट का मतलब क्या था, जब मेटल के साथ लिगेंड जुड़ता था, क्लोज रिंग बनाता था, तो वो हमारे मेडिसिनल फील्ड में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जिसे होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर यार हर चीज की ना एक पर्टिकुलर लिमिट होनी चाहिए, और ये बॉडी क्या, ये लाइफ का भी रूल है, हर चीज अगर आप लिमिट में करो तो बढ़िया है, बट अगर कोई भी चीज बेटा एक्सेस में हो रही है, इवन पढ़ाई भी अगर मैं बात करूं, अगर हम पढ़ाई भी बहुत एक्सेस में कर लेते हैं, एक टाइम आ जाता है दिमाग काम करना बंद कर देता है, सैचुरेशन आ जाता है। सो यही चीज है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर हर मेटल की, हर चीज की एक टॉलरेंस लिमिट होती है, अगर मेटल उससे लो अमाउंट में है तो डेफिशिएंसी हो जाती है, और अगर उससे ज्यादा है तो टॉक्सिसिटी हो जाती है। सो अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई मेटल ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है दैन दी रिक्वायर्ड, और वो मेटल हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस कर देता है, टॉक्सिसिटी, पॉइजनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे लेड की पॉइजनिंग हो जाती है, मरकरी की पॉइजनिंग हो जाती है। तो उन केसेस में बॉडी के अंदर से इन मेटल आयंस को रिमूव करने के लिए बॉडी के अंदर कीलेटिंग लिगेंड्स इंजेक्ट करे जाते हैं। तो ये कीलेटिंग लिगेंड्स क्या करते हैं, उन मेटल्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और वो यूरिन के थ्रू आपके कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, बॉडी से पास आउट, वॉश आउट हो जाते हैं, और वो मेटल भी आपका बॉडी से रिमूव हो जाता है। सो यहाँ पर यही है कि एन एग्जाम्पल इज दैट ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स इन टॉक्सिक प्रोपोर्शन इन प्लांट्स और एनिमल सिस्टम, जैसे कि अगर हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ कॉपर या एक्सेस ऑफ आयरन हो जाए तो उसको हम कीलेटिंग लिगेंड जैसे डी पेंसिलमीन, डेस्फेरोक्साइम बी, इनके थ्रू रिमूव कर देते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, रिमूव हो जाता है। इसके अलावा EDTA यूज होता है आपकी लेड की पॉइजनिंग को ट्रीट करने में, अगर बॉडी के अंदर लेड जरूरत से ज्यादा हो जाता है EDTA के थ्रू रिमूव हो जाता है।
इसके अलावा प्लैटिनम, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था आइसोमेरिज्म में, जो सिस्प्लैटिन होता है वो हमारा किस में यूज हो रहा है, ट्यूमर्स की ग्रोथ को रोकने के लिए, ठीक है। सो आजकल इतने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेडिसिनल फील्ड के अंदर भी अपनी एप्लीकेशन पा रहे हैं। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर, ठीक है। सो हमारा यहाँ तक बेटा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंप्लीटली खत्म है, कवरिंग ऑल दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, नॉट ऑल, एवरी पॉइंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, फॉर योर नीट एग्जाम्स। अब बस प्रैक्टिस तो देखो यार तुमको करनी है, मैं तो पढ़ा ही सकती थी, मैंने आपको पूरे चैप्टर ये भी और D&F ब्लॉक बहुत डिटेल के अंदर कराया है। कुछ लोग कमेंट्स में DPP के बारे में बोल रहे थे, तो DPP बेटा शेड्यूल में मेंशन नहीं है, बट अगर आप DPP PDF सेक्शन खोलोगे तो वहां पर आपको DPP आइसोमेरिज्म पर मिलेगी। इस वाली क्लास के बाद भी आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगा, तो इस चैप्टर के अंदर टोटल 7 प्रैक्टिस शीट है। इसके अलावा PYQ मैं एक अलग सेशन लूंगी, सो PYQs डिस्कस करेंगे। एंड ये 2 चैप्टर्स हम अभी कवर कर रहे हैं, जो डिलीटेड चैप्टर्स है वी विल कवर दैट लेटर ऑन। पहली प्रायोरिटी यही है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम से इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनको हम पहले कवर करें। डिलीटेड वाले ऑफ कोर्स आपके नीट एग्जाम से तो बहुत पहले ही करा देंगे हम लोग, बट पहली प्रायोरिटी आपके स्कूल को भी केटर करना है हम लोगों के लिए, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द लाइव सेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और देखो यार मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, क्योंकि अगर तुमने अपनी लाइफ में कोई गोल सेट कर रखा है तो देखो यार, अगर तुमने मेडिकल फील्ड चूज करा है तो ये कोई प्रेशर से तो चूज नहीं करा होगा ना, ये आपकी चॉइस होगी। हर कोई अगर आज की डेट में ये पढ़ रहा है, बायो पढ़, बॉटनी पढ़ रहे हो, जूलॉजी पढ़ रहे हो, वो तुम अपनी चॉइस से पढ़ रहे हो, इट इज योर इंटरेस्ट। अगर हम कोई चीज इंटरेस्ट से कर रहे हैं और उसमें भी अगर हम रिजल्ट नहीं ला कर दे रहे तो उस इंटरेस्ट का क्या ही फायदा है। तो अपने गोल सेट करो, अच्छे से पढ़ाई करो, achieve your goals and I'll see you in the live session. Please पूरा चैप्टर thoroughly रिवाइज करके आना ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने में मजा आए। So I'll see you in the live session. Thank you so much. Bye bye. Take care.